हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपिक्स क्लासेस। आज हम करने वाले क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 कोल्ड वॉर एरा पार्ट 2। पिछली क्लास में हमने दोनों कंट्री के बीच में के कन्फ्लिक्ट को पढ़ लिया था। दोनों कंट्री के बीच के आइडलिज्म को पढ़ लिया था। एक जो यूएसए कहता है कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को फेवर करता है, दूसरा यूएसएसआर कम्युनिज्म को और मार्क्सिज्म को फेवर करता है। ये दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ ही गया होगा, डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में। तो आज हम जो पढ़ने वाले एक मेजर लड़ाई दोनों कंट्री के बीच में जो हुई थी उससे रिलेटेड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी टर्म में, क्योंकि इस पर्टिकुलर वॉर को इस चैप्टर में बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है और ये एग्जाम ओरिएंटेड डेफिनेटली है। तो इसका नाम है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। स्टार्ट हुआ था अप्रैल 1961 में। अब लोकेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्यूबा की। क्यूबा है बेटा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, यूएसए के जस्ट नीचे आता है क्यूबा। और वहां के प्रेसिडेंट हुआ करते थे फिडेल कास्ट्रो। ठीक है, तो वो पावर में थे। और सबसे बड़ी बात थी कि क्यूबा जो था वो बेटा कम्युनिस्ट नेशन था। अब कम्युनिस्ट नेशन होने का नुकसान क्या था क्यूबा को, कि भाई यूएसए जो था वो इससे परेशान था कि वो नहीं चाहता था कम्युनिज्म पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, और बिल्कुल पड़ोस में ही था, तो हालात और ज्यादा बदतर थे। तो इस डर से कि कहीं यूएसए क्यूबा पर हमला ना कर दे, ये डर किसको था बेटा, यूएसएसआर को। तो यूएसएसआर ने क्या किया, यूएसएसआर ने पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करी इस लड़ाई को। ठीक है, तो 1962 में द सोवियत लीडर, यानी उस टाइम में यूएसएसआर के जो लीडर हुआ करते थे, मिस्टर निकिता क्रूशेव, डिसाइड करते हैं टू प्लेस सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल इन क्यूबा। तो वो डिसाइड करते हैं कि क्यूबा को प्रोटेक्शन देने के तहत वहां पे न्यूक्लियर एरेना क्रिएट कर दिया जाए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जो होता है उसको ये बात बहुत देर से पता चलती है। मिस्टर जॉन एफ कैनेडी, नाम याद रहना चाहिए, और अमेरिकन प्रेसिडेंट थे ये उस टाइम के। उन्होंने क्या किया कि इस हमले को रिटेलिएट करने की या रोकने की कोशिश में वहां पे सोवियत शिप्स जो है उसको क्यूबा आने की इजाजत नहीं दी। वहां पे उसने एक तरीके से प्रोटेक्शन प्लेस बना दिया। इट वॉज एन अटेम्प्ट टू वार्न सोवियत यूनियन, और वो अटेम्प्ट उसका जिसे कहते हैं कि एक वार्निंग की तरह था कि आप जो है क्यूबा में जो है मिसाइल सेट ना करें, क्यूबा में जो है मदद ना करें आप। तो एक तरीके से वार्निंग की तरह वॉरशिप यानी सबमरीन वगैरह लगा दिए थे वहां पे, और अपनी पावर दिखानी शुरू कर दी थी अमेरिका ने भी। वर्ल्ड इन द ग्रिप ऑफ फियर, और इस पूरे हादसे ने इतना ज्यादा दुनिया को डरा दिया था कि दुनिया जो थी वो पूरी तरीके से अब डाउट में आ चुकी थी कि कहीं ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत तो नहीं होने वाली। क्योंकि मोटे तौर पर देखा जाए तो 45 में खत्म हुआ था, 1939 में शुरू हुआ, 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था। उससे अभी तक दुनिया की सारी कंट्रियां संभली भी नहीं थी पूरी तरीके से। फाइनेंशियल लॉस, मैन पावर लॉस, हर तरीके से हर कंट्री जो है वो पीछे लग चुकी थी बुरी तरीके से। अब उनको आगे आने के लिए काफी सारा टाइम चाहिए होता था, लेकिन उसी टाइम पीरियड में इन दोनों राइवलरीज के बीच की लड़ाई वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर रही थी, और उसमें से था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ठीक है, तो लेटर बोथ साइड डिसाइड टू वॉर। फिर बाद में कुछ मेजर्स के तहत है ना, ये दोनों लड़ाई जो है टल गई, काफी हद तक टल गई, और इसके बाद काफी सारी ट्रीटीज वगैरह भी साइन हुई थी। तो ये था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब मैं कोशिश करता हूं आपको कुछ डायग्राम के थ्रू समझाने की, शायद ये टॉपिक जो है आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा उसकी मदद से। अब मैं इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको कोशिश करूंगा बच्चों समझाने की, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब जैसे कि मैंने ड्रॉ किया है, ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है यूएसए। ठीक है, और यहाँ की आइडियोलॉजी हमें पता ही है, दोनों के बीच की दरार क्या है ये भी पता है, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच में। यूएसए जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, लिबरलिज्म को सपोर्ट करता है। और वहीं उसके उलट था यूएसएसआर, जो कि कम्युनिज्म को सपोर्ट करता है। उसका मानना था कि कम्युनिज्म ही है दुनिया का सार, कम्युनिज्म से ही दुनिया बन सकती है, वही बेस्ट ऑप्शन है वर्ल्ड के लिए। तो भाई इन दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट थी। तो अब यहां देखिए, क्यूबा एक छोटा सा कंट्री है भाई, और यहां क्या था, कम्युनिज्म, यानी ये पूरी तरीके से किसको सपोर्ट करता था भाई, यूएसएसआर को।
तो यूएसएसआर को सपोर्ट करने की वजह से, और ये बिल्कुल नीचे था, यानी अमेरिका के लिए तो बर्दाश्त से भारत की चीजें, एक तो मेरा पड़ोसी देश, ऊपर से भाई आपने कम्युनिज्म अपना रखा है, ये तो बहुत गलत बात है। तो क्यूबा जो था उसको यूएसएसआर को लगता था कि क्यूबा जो है इतना नजदीक होने की वजह से यूएसए के और कम्युनिस्ट पॉलिसी अपनाने की वजह से वो खतरे में है। तो यूएसएसआर का मकसद क्या होता है भाई, दुनिया के कोई भी कम्युनिस्ट नेशन हो, चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, समस्या में है तो यूएसएसआर आएगा और मदद करेगा। और यही चीज यहाँ पे यूएसएसआर को लगी कि भाई क्यूबा को मदद की जरूरत है, कहीं यूएसए जो है इन्वेड ना कर दे, इन पे हमला ना कर दे, कब्जा ना ले क्यूबा को। और वैसे भी वो ताकतवर कंट्री है नहीं क्यूबा। तो यूएसएसआर ने मदद के तौर पर क्या किया भाई, यहां से सीधा यहां को क्यूबा में आके ना पूरी तरीके से न्यूक्लियर अरेना सेट कर दिया, एक तरीके से भाई न्यूक्लियर बम फिट कर दिया यहाँ पे पूरी तरीके से। अब यूएसए भी लाइक कि ये क्या हो गया भाई, यूएसए को 21 डेज के बाद पता चलता है कि भाई बिल्कुल हमारे तो घर के नीचे बम रखे हुए हैं। ये बहुत बड़ी आपत्ति की समस्या। अब आप भी खुद भी सोच के देखें, आपके घर के नीचे बम हो और आपको बहुत लेट पता चले, अरे भाई टेरराइज फील होगा बहुत ज्यादा। बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज फील हुई यहाँ पे यूएसए को भी। यूएसए में तब थे भाई, उनके प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी, इनका नाम याद रख लेना भाई, जॉन एफ कैनेडी, पीछे भी मेंशन है, ठीक है। और यहां मौजूद थे निकिता क्रोशेव। निकिता क्रोशेव लड़की नहीं थी, आदमी था, निकिता क्रोशेव, ठीक है। और यहां थे फिडल कास्ट्रो, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में भी गिवन है। इस क्राइसिस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है एनसीईआरटी में, तो इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, ठीक है। तो यहां पे मिसाइल सेट हो गया। अब मिसाइल सेट होने की खबर 21 दिन के बाद जॉन एफ कैनेडी को पता चलता है। और फिर क्या करता है जॉन एफ कैनेडी, अब यहां से बेटा यूएसएसआर जो कि एशिया और यूरेशिया का पार्ट है, एशिया और हाफ यूरोप और हाफ एशिया का पार्ट है, वहां से यहां तक सारा जो एरेना सेट करना होता था, जो न्यूक्लियर वेपन वगैरह सेट करना होता था, वो सबमरीन के थ्रू करता था, यानी पानी के थ्रू। जहाज आते थे यहां से जी, ठीक है, कुछ इस तरीके से जहाज आते थे यहां पे, ठीक है। तो अमेरिका ने क्या किया भाई, उस टाइम पे जवाबी हमले के तौर पर उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे जो है, ये जो बॉर्डर एरिया है, ये मान लो ये आप बॉर्डर एरिया है, यहाँ जो है अपनी पूरी की पूरी, जिसे कहते हैं 70% फोर्स, नेवल फोर्स यानी नेवी वाली फोर्स जो है उठा के यहाँ लगा दी प्रोटेक्शन, कि भाई ये लोग अब जो है ज्यादा एमुनेशन ना बिल्ट कर दे यहाँ पे। क्योंकि हालात जो थे वो कुछ इस तरीके के बन चुके थे कि यहाँ पे ये लोग कभी भी यहां से न्यूक्लियर भेज देंगे और वो कर देंगे, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। तो यूएसए तो बचेगा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। क्योंकि भाई ये लोग तो चुप बैठने वाले हैं नहीं, इनके पास भी करीबन 1000-2000 न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हैं और इनके पास भी पड़े हुए हैं। और इन्होंने साफ कह दिया था पूरे जब कोल्ड वॉर के दौरान, यही कह दिया अगर किसी ने भी जरूरत करी एक न्यूक्लियर बम भी डालने की, तो दूसरा जो है वो सारे के सारे उठा के डाल देगा। तो ये दोनों जो थे फंसे हुए थे। अब यहाँ पर लड़ाई को किसी तरह स्थगित करना या रोक देना ही भलाई थी, ना कि पूरा न्यूक्लियर हमला कर दिया जाए। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले यूएसए ने क्या किया, यहाँ पे जहाजों को रोकने की कोशिश करी जो कि सप्लाई दे रही थी क्यूबा में। तो इस चीज से ये हुई थी कि मतलब यूएसएसआर जो था वो भी चुप बैठने वाला नहीं था इस चीज से, यूएसए के इस कदम से। तो उन्होंने भी जो थे दुगने जहाज भेजे और यहाँ पे जो ये जो लाइन ऑफ प्रोटेक्शन मान लो इसको, लाइन ऑफ प्रोटेक्शन, इधर जो है धड़ाधड़ लड़ाई हुई यहाँ पे दोनों के नेवल फोर्स, यानी यूएसए के नेवल फोर्सेस में और यूएसएसआर की, और बहुत सारे लोग मारे गए। और ये लड़ाई ऐसी चलती जा रही थी। तो फाइनली जो था, दोनों कंट्री ने क्या किया कि भाई एक विचार विमर्श किया और इस लड़ाई को रोक दिया कई तरीके से। अब ये चीज एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। 26 अक्टूबर 1962 को वसीली अक्रीपोव, ये एक कमांडेंट थे, नेवी कमांडेंट थे, जो कि क्या कहते हैं यूएसएसआर के थे। इन्होंने 3 मिनट डिले कर दिया, 3 मिनट सोचने में लगा दिया कि क्या न्यूक्लियर वेपन गिराना चाहिए या नहीं।
इनको ऑर्डर दे चुका था निकिता क्रुश्चेव कि भाई आप गिरा दो, तो इन्होंने लेकिन 3 मिनट के लिए अपने आप को सोचने के लिए वो किया कि सोचते हैं एक बारी अगर न्यूक्लियर वेपन गिरे तो क्या होगा दुनिया का, दुनिया तबाह हो जाएगी। इस तरीके से वो 3 मिनट सोचे और उस वजह से उन्होंने फिर उसको न्यूक्लियर वेपन को रिलीज नहीं किया। अगर वो रिलीज करते तो तबाही मच जाती। तो इस आदमी का नाम जो है, ये कमांडेंट है वसीली आर्खिपोव। बाद में इनकी बहुत तारीफ की गई थी कि इनकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ। कहने को ये कोल्ड वॉर है, बातों से होने वाली थी, लेकिन भाई वर्ल्ड वॉर 3 के लिए कोई कसर नहीं खाली छोड़ दी थी इन दोनों देशों ने। अब सवाल ये है कि सिर्फ क्यूबा में हुआ था ऐसा? जी नहीं बेटा, सिर्फ और सिर्फ इधर क्या कहते हैं क्यूबा में नहीं, कोरियन क्राइसिस भी बहुत बड़ा था ये इशू भी। इसमें चाइना की हेल्प और मिली थी कोरिया को। बर्लिन क्राइसिस भी इसी तरीके से था, कोंगो क्राइसिस भी, वियतनाम क्राइसिस भी, बहुत लाखों हजारों लोगों का मारा जाना हुआ था। और अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिलेबस में भी आगे आएगा आपका। इसने पूरी तरीके से कह सकते हैं अफगानिस्तान वार ने यूएसएसआर को खोखला कर दिया था एक तरीके से। वो जब आगे के चैप्टर वगैरह आएंगे तब हम उसको पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक मेन सवाल दिमाग में आएगा बच्चों की, ये दोनों में अगर डायरेक्ट लड़ाई थी, यानी यूएसए वर्सेस अगर बात यूएसएसआर की है, तो ये आपस में लड़के खत्म क्यों नहीं कर लेते थे चीजों को? मैं तेरा खून पी जाऊंगा। आएगा ना, डरेगा तो नहीं? क्यों बेचारे क्यूबा जैसी कंट्री या फिर कोरिया, बर्लिन, कोंगो, वियतनाम, अफगानिस्तान जैसी कंट्री परेशान हो इसके चक्कर में? ये चीज जरूर दिमाग में आएगी। तो मैं इसका जवाब आपको बता देता हूं बेटा। ऐसा था कि ये दोनों कंट्रियां जो थी वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा डरती थी, और इस शब्द को कहते हैं बेटा डेटरेंस। ये वर्ड बहुत बार आता है एग्जाम में भी, 1 मार्कर में भी आ जाता है, तो इसको ध्यान से समझना। डेटरेंस होता है बेटा एक तरीके का डर, यानी इसको पता था कि इसके पास भी 2000 न्यूक्लियर वेपन है, इसको पता है इसके पास भी 2000 न्यूक्लियर वेपन है। तो ये क्या करते थे कि एक दूसरे से लड़ने के बजाय दूसरे के थ्रू, जैसे ये गैंगस्टर मूवीज वगैरह होती है ना, जिसमें मतलब 2 लीडर होते हैं, 2 ग्रुप होती है, जिसके अंदर इनके जो चेले चपाटे होते हैं उनको आगे कर देते हैं आपस में लड़ने के लिए और लड़ाई का मजा लेते हैं इनडायरेक्ट सपोर्ट देके। एग्जैक्टली सेम थिंग था यहाँ पर भी। पूरी गुंडागर्दी वाली जो सिनेरियो है ना, वही चीज सामने आती है कि ये दोनों आपस में लड़ते नहीं थे डायरेक्टली, इन अरेना चुनते थे ये जहां पर लड़ाई करते थे, अपनी फोर्स भेजते थे, ठीक है, छोटी मोटी लड़ाई करके ये करते थे। पर इस लड़ाई का नतीजा होता था इन बेचारे देशों का, जो इनके अलाय होती थी, पार्टनर कंट्रीज होती थी जो, ठीक है, इनके ग्रुप के जो होते थे, यहां बहुत बड़े क्राइसिस आने लग जाते थे, जिसकी वजह से ये होता था कि एक कंट्री जो इनके सपोर्ट में है उनकी इकोनॉमी डाउन हो जाती थी, और कोई कंट्री है जिसकी रिसोर्स कम हो जाते थे। तो एक क्राइसिस ने पूरी तरीके से दुनिया को ना इन दोनों कंट्री पे बांधे रखा हुआ था। यानी आधी से ज्यादा वर्ल्ड जो है, हाफ पोर्शन जो है यूएसए के सपोर्ट में, हाफ जो है यूएसएसआर के सपोर्ट में बढ़ चुका था। अब यहां बच्चों डेटरेंस को इजीली समझने के लिए मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूं अपने क्लासरूम से, ठीक है। तो इसमें जरा हंसना मत, मैं यहाँ पे 2 कैरेक्टर लेके आ रहा हूं। एक है, दोनों मेरी क्लास में है और दोनों बहुत अच्छे बच्चे हैं। एक है ऋषभ और दूसरा है तनिष्क। कहने को दोनों दोस्त है, पर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि दोनों में हो गई लड़ाई, ठीक है। ऋषभ वर्सेस तनिष्क, दोनों में हो गई बुरी तरीके से लड़ाई, और दोनों के हाथ में एक एक पत्थर है भाई, सॉलिड एकदम भारी, दोनों के पास एक एक पत्थर है। अब जो है ये आपस में लड़ रहे हैं बातों से, मतलब ब्ला 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 ब्ला, बीप 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 आपस में बोल रहे हैं, पर एक दूसरे पे ये पत्थर नहीं फेंक रहे, ठीक है। इनके पास बहुत मोटा अच्छा धारदार पत्थर है, जो पड़ जाए ना तो दूसरे का, जिसे कहते हैं ना कि दिमाग पुर्जे सब नीचे गिर जाए, ठीक है। दोनों के पास है ऐसे पत्थर है, लेकिन एक दूसरे के मार नहीं रहे। क्यों नहीं मार रहे? डेटरेंस के कारण। अब डेटरेंस क्यों भाई? अब ऋषभ को पता है कि भाई तनिष्क के पास भी सेम पत्थर है जो मेरे पास है, और उसका पत्थर मुझे लग गया तो भाई मुझे चोट लग जाएगी अच्छी खासी, और तनिष्क को भी ये चीज पता है कि भाई ऋषभ का पत्थर भी मेरे आके चोट कर सकता है। तो ये बातों बातों में लड़ते जा रहे हैं ऐसे, ब्ला 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 ब्ला। वही चीज थी यहाँ पे जो यूएसए और यूएसएसआर कर रहे थे। पिस कौन रहे थे भाई? ये छोटे मोटे कंट्री। तो ये वर्ड जो है डेटरेंस, ये कारण है जिसकी वजह से ये दोनों लड़ नहीं रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। और इस डेटरेंस से रिलेटेड हम जो है हमने अपने क्लासरूम में अंदर की तरफ देखा होगा बेटा, उधर एक पिक्चर बनाई हुई है कि वो एरोज
डाल रहे हैं एक दूसरे पे, पर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, मतलब बातों से चोट पहुंचा रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है, तो इससे ये चीज क्लियर हो जाती है। तो डेटरेंस के तहत इन दोनों कंट्री के साथ क्या प्रॉब्लम थी भाई, इन दोनों कंट्री ने या तो ये सोचा कि भाई अपनी पावर जो है इतनी ज्यादा बढ़ा ले, अपना जो न्यूक्लियर एम्युनिज्म है वो बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं कि सामने वाला टक्कर ही ना ले। ठीक है, या तो अपने हथियार कम कर लेते हैं। अब एक ही मोमेंट में इन्होंने इस क्राइसिस के बाद ये प्लान करना शुरू कर दिया कि भाई हथियार जो है हमारे वो थोड़े कम करते हैं। इससे होगा ये कि इंसानियत जग गई दोनों में, कि भाई हो ये रहा है कि बेचारे ये देश जो है इनके रिसोर्सेज खत्म हो जा रहे हैं, कहीं पे मिसाइल गिर रही है तो वहां की खेती का नुकसान हो जा रहा है, एग्रीकल्चर नुकसान हो जा रहा है, मैन लॉस हो जा रहा है, कि लड़ाई है यूएसए और यूएसएसआर की, मर गए क्यूबा के लोग। तो इस तरीके की प्रॉब्लम ने क्या कर दिया कि एक एक्शन लेने को आमद कर दिया। उनको ये डर भी नहीं लगने लग गया, किसको, यूएसए और यूएसएसआर को, कहीं हमारी जो ये जो मिसाइल वगैरह हम बना रहे हैं या न्यूक्लियर वगैरह जो हम बना रहे हैं ये कोई कॉपी ना कर ले, और कॉपी करने से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मतलब चुपके से किसी ने, मान लो सपोज चाइना ने ऐसे ही किया था, चुपके से दोनों को देख रहा था वो कि कौन कौन न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। अच्छा यूएसए ने बना रहे, वाह वाह बढ़िया। यूएसएसआर को देखा, अरे भाई साहब बहुत जबरदस्त। तो दोनों को देख के, दोनों की स्ट्रेटजी को कॉपी करके ये भी अपना न्यूक्लियर वेपन बनाएगा और चुपके से पावरफुल होके किसी ना किसी पे डाल देगा, यानी यूएसएसआर पे डाल देगा चाइना उठा के, और यूएसएसआर को लगेगा कि भाई यूएसए ने डाला है, क्योंकि इन दोनों को पता है इन दोनों यही दोनों है जो न्यूक्लियर ताकत रखते हैं, और वहां पे जो थर्ड डोमिनेंस होएगा वो जो है इस चीज का फायदा उठा लेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या दोनों के बीच में, टेंशन जो है दोनों कंट्री के बीच में खड़ी होनी शुरू हो गई कि भाई इस तरीके से कहीं प्रॉब्लम ना बन जाए, हम दोनों के पास हथियार इतने ज्यादा हैं, कोई कॉपी ना कर ले। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, और इस समस्या के सुझाव के लिए या इस समस्या से बचने के लिए क्या किया वो हम पढ़ते हैं आगे। अब इस कंट्रोल के तहत क्या था बेटा, सबसे पहले था आर्म्स कंट्रोल, यानी जितने भी एम्यूनेशन हथियार जो है उसको जरा हम है ना कम कर लेते हैं, क्योंकि नुकसान जो है हमारे चक्कर में जो है हमारे चेले चपाटों को हो रहा है, तो उससे थोड़ा हम बचते हैं भाई, थोड़े अपने जैसे कहते हैं ना कि एक दो पत्थर कम कर लेते हैं। वही चीज थी लिमिटिंग और एलिमिनेटिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन्स। इन्होंने बैठक बैठाई, एक कमेटी बैठाई, उसमें बैठे ये दोनों, निकिता क्रूश्चेव और जॉन एफ कैनेडी उस टाइम में। तो इन दोनों ने मीटिंग करी आर्म्स कंट्रोल पे। उन्होंने कहा कि यार भाई हथियार जो है हम थोड़े अपने कम कर देते हैं, न्यूक्लियर भी और नॉन न्यूक्लियर भी। और उसके तहत इन्होंने क्या किया भाई, ट्रिटियां साइन कर दी बैठ के। ठीक है, और उनमें से कौन से थे, इंपॉर्टेंट 3 है, एनसीईआरटी में 2 और है बच्चों, लेकिन आपको इन 3 को ही जान के रखने की जरूरत है, इसको अच्छे से समझ लेना। LTBT, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रिटी, यानी भाई अगर कोई भी न्यूक्लियर बना रहा है, बम बना रहा है भाई किसी भी तरीके से, तो भाई बम क्या कहते हैं, धमाकेदार है कि फुस्सी है, चेक तो करेगा ना। तो वो था ये टेस्ट बैन ट्रिटी, यानी जो हम जो है न्यूक्लियर वेपन जो भी बनाएंगे ना उसकी टेस्टिंग जो है वो कम करते हैं, या नियमित तौर पर ना करते हुए उसको ना कम करते हैं, छोटा करते हैं थोड़ा। ठीक है, ताकि जो है लोगों को कानाफूसी ना हो जाए, किसी को पता ना चल जाए कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है जिससे कोई ह्यूमन लॉस हो जाए। तो हम जो है टेस्ट बैन ट्रिटी जो है वो करते हैं, उसको अपनाते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो थोड़ा कम करते हैं। ठीक है, दूसरा था, पहला समझ आ गया, तो दूसरा है NPT, यानी नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी। प्रोलिफरेशन का मतलब है शेयरिंग। अब भाई देखो यहाँ पे फिर से मैं एग्जांपल लेके आ रहा हूं, उसमें है यूएसए और यूएसएसआर है, जैसे कहानी में ये दोनों ही है, अभी विलन या हीरो, दो जो मर्जी समझो आप। ठीक है, तो ये दोनों जो थे, इन दोनों को टेक्निक पता है न्यूक्लियर बनाने की। ठीक है, न्यूक्लियर बनाने की पूरी टेक्निक पता है इन दोनों को। अब इससे क्या होगा, यूएसए का दोस्त है ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, और यूएसएसआर का जर्मनी, रोमानिया या चाइना। ठीक है, कम्युनिस्ट नेशन कोई भी, उस टाइम की ईस्ट जर्मनी भी कम्युनिज्म में आता था। ठीक है, तो ये सारे जो है यूएसएसआर के फ्रेंड है। अब होता क्या है, इसने कुछ अच्छा बना लिया, इसने न्यूक्लियर जबरदस्त कर दिया, तो इसने जाके ना इसको भी बता दिया, ब्रिटेन को भी बता दिया, फ्रांस को भी बता दिया, देख भाई ऐसे बनाते हैं, ये रेसिपी है न्यूक्लियर बनाने की। ठीक है, और यूएसएसआर भी कर दे ऐसे ही जर्मन। तो क्या होगा फिर कि भाई ये भी गुंडे बन जाएंगे। और ये दोनों क्या चाहते थे कि भाई शेयरिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं, शेयरिंग ना करो, गुंडे रहेंगे तो हम दोनों रहेंगे, और ना बन जाए भाई मैदान में।
ठीक है, तो चाहते थे कि यही दो गुंडे हो, यही दो, इन दोनों की पावर हो, शेयर नहीं करनी भाई। अगर टेक्नोलॉजी तू बेटर ला रहा है, अगर तू न्यूक्लियर बेटर ला रहा है, तो वो शेयर नहीं करनी, आपस में अपने में रख भाई। ठीक है, तो ये था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी। अब तीसरा है भाई एंटी बैलिस्टिक। ठीक है, ये इसके लिए एक इमेज आएगा, उसको देखना ध्यान से, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको समझना। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रिटी था कि मिसाइलों का यूज नहीं करना हमें जितना हो सके, क्योंकि होता यह है कि मिसाइल वगैरह जहां भी गिरते हैं, जिस भी जगह पे जाके गिरते हैं, वहां पे ह्यूमन लॉस तो होता ही है, लेकिन फर्टिलिटी भी हो जाती है भाई। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर हो रहा हो वहां पे, किसी भी तरह का कृषि हो रहा है, तो वो नुकसान खत्म, क्योंकि उसमें केमिकल गिर जाता है सारा। ठीक है, और इन एयर डिफ्यूज करने की टेक्निक दोनों ने शेयर कर दी कि भाई अगर गलती से भी किसी से, या फिर हो सकता है ज्यादा तू मैं हो जाए हम दोनों के बीच में, यानी यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, तो भाई देख ऐसा है, मैं हवा में छोड़ूंगा ना इस मिसाइल को, तो तू हवा में ही डिफ्यूज कर देगा, जिससे नुकसान कम होगा। दोनों ने ये चीज शेयर कर ली भाई। ठीक है, इनको फाइनली जाके थोड़ी बहुत ना इंसानियत इन दोनों में आने लग गई थी कि भाई हम दोनों के पावर के चक्कर में ना पिस जो रहे हैं वो गरीब रहे हैं, तो इस चीज से ये भाग रहे थे। फिर अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इतना सब करने के बाद भी, यानी इतनी ट्रीटीज वगैरह साइन कर ली इन्होंने आपस में भाई, इतनी बात कर ली इंसानियत की, लेकिन उसके बाद भी ये दोनों थमे नहीं थे। यानी ये 62 की बात है, 60s के टाइम में ये सारा जो था एग्रीमेंट वगैरह हुई थी, ट्रीटीज वगैरह साइन की थी दोनों ने। उसके बाद भी ये खूब लड़े, 89 तक ये लड़ते रहे। ठीक है, उसके बाद भी चैन नहीं आया इनको, और ये लड़ते चले गए, अपनी टीमें जो है वो मजबूत करते चले गए। ठीक है, तो इनकी टीम्स के ना कुछ कुछ रूल हुआ करते थे बच्चों। अब वो रूल क्या थे उसको थोड़ा सा देखते हैं। 2 पावर ब्लॉक्स, इसको ब्लॉक्स की तरीके से, पॉलिटिकल टर्म्स में ना ब्लॉक्स की तरीके से इस्तेमाल करना, और लिखना भी ब्लॉक्स। ठीक है, टीम मत लिख लेना 2 पावरफुल टीम। ठीक है, ये कोई आईपीएल का मैच नहीं हो रहा। तो 2 पावरफुल ब्लॉक क्या था, पहले अमेरिकन ब्लॉक को पढ़ लेते हैं भाई क्या है। पहले था ये वेस्टर्न और कैपिटलिस्ट ब्लॉक। इसको वेस्टर्न और कैपिटलिस्ट ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। मेन सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप, पश्चिमी यूरोप से इसको ज्यादा सपोर्ट मिलता था। यानी कि पश्चिमी यूरोप के देश, आपको पता ही है, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह, जो पूरे चैप्टर में अभी तक यही 2 नाम गूंजने को मिल रहे हैं। ठीक है, नॉर्वे भी था भाई इसमें, कई सारे जो कि वेस्टर्न यूरोप की कंट्रियां थी, उनसे ज्यादा सपोर्ट मिलता था इसको, अमेरिकन ब्लॉक को। आइडियोलॉजी क्या थी, लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट, पता है ये सारी चीजें आपको पता ही है। उसके बाद इस ट्रीटी का नाम था नेटो। ठीक है, ये जो वेस्टर्न यूरोप के कंट्री जो सारे मिलके, शुरू में ये 12 थे, बाद में ये 24 हो गए। ठीक है, शुरुआत में 12 थे, बाद में धीरे धीरे ये 24 हो गए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये था 1949 में लॉन्च किया था, और इसमें इन सब ने आगे हाथ रख के ना शपथ ली भाई कि अगर किसी भी देश में, यानी हमारे नेटो के तहत, अगर मान लो फ्रांस पे अगर हमला होता है, तो ये पूरे क्या कहते हैं, नेटो पे हमला होने के बराबर है। यानी एक कंट्री पे हमला हो रहा है तो पूरे परिवार पे, ये परिवार समझ लो आप, नेटो एक परिवार बना लिया। ठीक है, तो इनके खिलाफ जो है पूरी, किसी भी कंट्री पे हो रहा है तो पूरे नेटो पे हो रहा है, और सारे मिलके फिर लड़ेंगे उससे। अकेला एक कंट्री नहीं लड़ेगा जिसपे हमला हुआ है, सारे आएंगे भाइयों की तरह। बिल्कुल गुंडों वाले तरीका था, समझ लेना, आसान है। ठीक है, उसके बाद है सैटो। सैटो क्या था भाई, साउथ ईस्टर्न एशियन ट्रीटी। अब भाई सिर्फ और सिर्फ यहां से तो बात बनेगी नहीं, यहाँ के 12-24 कंट्री को अपनी तरफ करके तो बात बनेगी नहीं। थोड़ा रशिया इतना बड़ा है, उसको घेरने के लिए भाई साउथ एशियन ट्रीटी भी साइन होनी जरूरी है, साउथ एशियन नेशंस को भी जोड़ना जरूरी है। तो ये साउथ एशियन नेशंस को जोड़ने के लिए सैटो ट्रीटी साइन करवाई यूएसए ने, वहां जाके जो जो उनके सपोर्ट में थे। फिर उसके बाद है सेंटो। सेंटो मतलब मिडल ईस्ट वाले, जो गल्फ कंट्रीज वगैरह, सऊदी अरब वगैरह हो गए, ठीक है, ईरान, इराक वगैरह हो गए, इस तरह की कंट्री को हम मिडल ईस्ट कंट्री में गिनते हैं। इनके भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है बना दी गई, इनकी भी ट्रीटी साइन कर दी गई सपोर्ट में, ताकि पूरी तरीके से ये इन्होंने एक, जिसे कहते हैं ना, कि पूरा प्लान बना लिया था यूएसएसआर को घेरने का, इन कंट्रियों से ट्रीटी वगैरह करा के। और होता क्या था, ट्रीटी का बेनिफिट क्या था, इन कंट्रियों को के जरिए वो लड़ता था। जैसे क्यूबा में पीछे हमने पढ़ा ना, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, तो इन कंट्री की मदद से आपस में लड़ने में इनको आसानी होती थी, और घेर लेते थे ये कंट्री को ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस पे। ठीक है, तो ये एक फायदा था उसका। तो ये अमेरिका की तैयारी थी भाई। ये सब देख के सोवियत ब्लॉक जो था वो तो हाथ पे हाथ रख के बैठेगा नहीं, गुंडा है भाई, वो भी कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा ही। तो उसने वर्साव पैक्ट साइन किया भाई 1955 में। इसमें क्या था भाई, यूएसएसआर एंड चाइना हैड क्लोज रिलेशन विद नॉर्थ वियतनाम, कोरिया, इराक, काउंटर सैटो एंड सेंटो।
भाई इन्होंने भी बनाना शुरू किया। वार्सो पैक्ट के अंदर पोलैंड थे भाई, रोमानिया था, बल्गेरिया था, ठीक है, यूरोप के काफी नेशन। ऐसा नहीं था कि भाई इनकी डिस्क्रिप्शन कम है तो ये तैयार नहीं थे, ये खुद में महान थे, ये बहुत ताकतवर कंट्री हुआ करती थी भाई। सोवियत यूनियन उस टाइम में अपने आप में ही बहुत दमखम रखता था वो अमेरिका से, अकेले में ही। फिर उसके बाद भाई कुछ सपोर्ट मिलता था उसको वियतनाम से भी, कुछ सपोर्ट था कोरिया को, क्योंकि भाई ये वो कंट्रियां जिन पे अमेरिका ने हमला किया, तो मतलब दोस्त का दुश्मन मेरा भी दुश्मन। तो ये चीज थी इनमें, भाईचारा बनाया हुआ था इन्होंने अपने अपने ब्लॉक से। इकोनॉमिकल बेनिफिट तो मिलता ही था ये सबको, यानी जो भी कंट्री इन दोनों कंट्री को सपोर्ट देती थी उनको पूरा प्रोटेक्शन मिलता था। जैसे कोई भी किसी ने भी थोड़ी लड़ाई वगैरह कर दी आपस में, जिस थोड़ा सा हाथ पकड़ लिया तो ये आके बुला देते अमेरिका आओ बचा लो भाई, देख लो ये मुझे उल्टा बोल रहा है। और वही चीज यूएसएसआर के साथ भी था भाई। इसके सपोर्टिव जितने भी कंट्री थे, पोलैंड थे या फिर ऑस्ट्रिया थे, वो सब भी इसी तरीके से दादागिरी झाड़ते थे इसके दम पे, यूएसएसआर के दम पे। तो ये पूरी कहानी थी इन दोनों की पावर ब्लॉक्स में। अब ऐसा था कि 2 पावर ब्लॉक के बीच में ना थर्ड पावर ब्लॉक भी एक आया, ठीक है। इसके बारे में पिछले चैप्टर में भी, पिछली क्लास में भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था। थर्ड पावर ब्लॉक आया था जिसमें हम लोग भी थे भाई, जिसका नाम था NAM, ठीक है, नाम। इसकी डिटेल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी कंट्री थी और इंडिया का इसमें कितना इम्पैक्ट था। इंडिया को कोल्ड वॉर से क्या था कि भाई दुनिया भर में कोल्ड वॉर हो रहा है, क्या इंडिया जो था उससे बच पाया था, या फिर इंडिया के साथ क्या क्या परेशानी हुई थी, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको अगेन बता दूं बच्चों, ये सारी चीजें जितनी भी कराई जा रही है ये आपको वाकई में समझ आ रही है या नहीं, इसके बारे में आप प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज करें या फिर कमेंट सेक्शन पे जाए। कमेंट सेक्शन खाली रहता है और आप लोगों के लिए एफर्ट्स करके वीडियो बनती है, ठीक है। तो आप बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है ऐसे, या फिर 1-on-1 इंटरेक्शन पे जाएं हम, ठीक है। आप ही बता पाएंगे, हमें ये लगेगा कि बच्चों हमारी तरफ से काम जो है वो प्रॉपर हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ओपन अप होके बोलें। हमारी कोशिश है आपकी क्लास को एफिशिएंट बनाया जाए, ठीक है। तो ये बोले और होमवर्क जरूर करें, ठीक है। कहानी की तरह सुन के मजे लेके हंसते खेलते फोन रख दिया फिर अपना मजे लिए जा रहे हैं, दैट्स इट। नहीं, लॉकडाउन का फायदा उठाओ भाई, पढ़ो, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है और बहुत मजेदार है ये चैप्टर वगैरह, पॉलिटिकल साइंस तो खासकर। तो मेहनत करो, ठीक है। कोई भी तरीके का डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप करो या फिर कमेंट सेक्शन को डाउट से भर दो, ठीक है। थैंक यू।